हे एवरीवन, सो माय नेम इज निशित एंड यू आर वाचिंग कोड हेल्प फ्लटर डेवलपमेंट सीरीज। तो यार, कल की वीडियो में हमने देख लिए थे कि कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं और उसके साथ हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, उसे अभी ख़त्म नहीं किया था। तो आज हम उसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हुए कॉन्सेप्ट देखेंगे, फ्यूचर्स का, अवेट का और ए सिंक का। तो क्या होती हैं ये चीज़ें आज की वीडियो में देखने वाले। एक बार आ जाओ यार, शुरू करते हैं। तो अब देखो, फ्यूचर्स को, अवेट को और ए सिंक को, इन तीनों चीज़ों को एक ही साथ यूज़ किया जा सकता है। और किस तरह से यूज़ करते हैं इसे दिखाने के लिए मेरे पास सबसे अच्छा एग्जांपल यही था कि मैं जेसन पार्सिंग आपको साथ साथ में बता दूं। तो साथ साथ में मैं आपको जेसन पार्सिंग भी बता दूंगा। दोनों पैकेज यूज़ करेंगे हम, HTTP और DO, दोनों पॉपुलर पैकेजेस हैं। अब देखो, मैं इस तरह से करने वाला हूँ कि मान लो मुझे नहीं आता, अगर किसी बच्चे को कुछ भी नहीं आता है, वो एकदम नया नया सीख रहा है, तो उसके लिए वो किस तरह से अप्रोच करना चाहिए और उसे कैसे उसको फॉलो करना चाहिए, तो ये चीज़ मैं इसमें बताऊंगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ पीछे कुछ डिस्कशंस में कि लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है लेक्चर्स को फॉलो करने में, और वो चीज़ें वो खुद से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो आज का जो पूरा लेक्चर होगा ये डेडिकेटेड इसीलिए होगा कि उनको एक वे पता चले कि किस तरह से वो काम करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास वो लिस्ट है जो हमने लास्ट वीडियो में बनाई थी। लिस्ट में कंस्ट्रक्टर लगे हुए हैं, जो कंस्ट्रक्टर हमने एक अलग ही बना करके ये रखा हुआ था, वही सारी चीज़ें हैं। हमें डिस्कस तो करनी थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी, लेकिन उसको अभी रोक दिया है। अभी बेसिक्स की बात कर लेते हैं, उसको आगे किसी फर्दर वीडियो में कर लेंगे। तो यहाँ पर जब हम आ जाते हैं, ये लिस्ट को हमने इसमें कॉल किया हुआ अपने tiles.dart पेज पे। यहाँ पर आप देखोगे इंस्टेंस यहाँ पर बना रखा है, उस क्लास का एक इंस्टेंस बना रखा है और उसको हमने इसके अंदर यूज़ किया है। अब हम ये चाह रहे हैं कि ये जो हमने लिस्ट, खुद की बनाई हुई लिस्ट को यूज़ किया था, इसकी बजाय हम यूज़ करें कोई वेब से डेटा फेच किया हुआ, उसकी डिटेल को हम यहाँ पे यूज़ करें। उसके लिए देखो हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए देखो हम क्या कर सकते हैं, हम जाएंगे ब्राउज़र में। अब ये है जेसन प्लेस होल्डर वेबसाइट, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ था। तो इस वेबसाइट के थ्रू हमें API मिल जाती हैं। तो हमें अब किस API का काम है, हमें काम है इस API का, यूज़र्स। ये कुछ इस तरह का होता है। अब यहीं पर आपको अगर इस चीज़ को समझने में प्रॉब्लम हो रही हो कि लिस्ट क्या है, उसके अंदर ये मैप क्या लगे हुए हैं, तो एक एक्सटेंशन आता है इसका, वो मैं अभी डाउनलोड कर लेता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ कैसे डाउनलोड करो। तो ये एक्सटेंशन पे हम क्लिक करेंगे और नीचे ऑप्शन आएगा मैनेज एक्सटेंशंस का। तो मैनेज एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और ओपन क्रोम वेब स्टोर। तो यहाँ पर सर्च कर सकते हैं कि हमें कौन सा एक्सटेंशन लगाना है। तो हमें लगाना है इसमें एक्सटेंशन जेसन का। हम जेसन लिखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा होता है वो है जेसन फॉर्मेटर। इसमें एंटर मारेंगे, ये जेसन फॉर्मेटर एक्सटेंशन आ गया। इसको हम ऐड टू क्रोम कर लेंगे, ये सिंपली ऐड हो जाएगा यहाँ से ही। अब आप देखो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ गया रॉ का और पार्स्ड का। इस पर हम स्विच कर सकते हैं। ये रॉ डेटा है, ये देखिए आप, बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम अभी तक देख रहे थे। और जब पास्ट पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमको उसी फॉर्मेट में दिखाने लगा है जिस फॉर्मेट में हम इसे यूज़ करेंगे। देखो, देखने में तो दोनों बिल्कुल सिमिलर ही लग रहे होंगे, लेकिन फ़र्क दोनों में ये है कि जो रॉ डेटा होता है वो API के थ्रू आ रहा होता है, तो वो एक स्ट्रिंग होता है। ये पूरा का पूरा डेटा एक स्ट्रिंग है, ना तो इसमें कोई लिस्ट है ना तो इसमें कोई मैप है। इसके लिए ये सारी चीज़ें स्ट्रिंग ही हैं। लेकिन जब हम इसे पार्स्ड करते हैं, तो पार्स करने के बाद ये बन गया आपका फर्स्ट एलिमेंट और उसी के नीचे सेकंड एलिमेंट। इस तरह से ये सारे एलिमेंट्स की एक लिस्ट बन गई। देखो, आपको थोड़ा सा अच्छी तरह से अगर देखना है तो इस तरह से आप देख सकते हो, ये कॉमा से सेपरेट करके ये एलिमेंट रखे हुए हैं एक लिस्ट के अंदर। और जो लिस्ट है वो कंस्टिट्यूटेड है मैप्स की। ये सारे मैप ही तो हैं जो इसके अंदर रखे हुए हैं। की जो वैल्यू है वो खुद एक मैप है। इसी तरह से एड्रेस के अंदर भी ये मैप था, तो एक वैल्यू एड्रेस की है, वो भी मैप है। इसी तरह से आप देखो, इसमें नेस्टेड मैप्स है, एक मैप के अंदर दूसरा मैप, दूसरे मैप के अंदर तीसरा मैप। तो इसी डेटा को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स जेसन। इसको पार्स करना मुश्किल होता है और जो इजी जेसन होता है उसको पार्स करना बहुत इजी होता है। तो पहले हम उस पर चलते हैं, उसके बाद हम इस पे आएंगे। तो देखो, जो इजी फॉर्मेट होता है वो किस तरह से दिखता है। हम ये खोलेंगे फोटोज़ वाला, ये लिंक जब हम खोलेंगे, अब आप इसमें देखो तो ये लिस्ट के अंदर मैप तो है पर ये नेस्टेड नहीं है। मैप के अंदर की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू, किसी की भी वैल्यू में दूसरा मैप नहीं दिया हुआ, इसलिए ये नेस्टेड नहीं है, ये एक ही लेवल पर चल रहा है।
इसको बोलेंगे हम नॉर्मल जेसन डेटा। अगर आपका कोई सजेशंस हो, कोई कमी लग रही हो लेक्चर्स में, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, वो चीज़ें अगली वीडियो से इम्प्रूव हो जाएंगी। तो देखो किसी ने क्वेश्चन किया था कि भैया जब हम ये जेसन पार्स करते हैं तो जो बहुत बड़ी फाइल होती है जिसमें बहुत सारे डेटा होते हैं, उसके कुछ स्टार्टिंग के डेटा ही हमें मिलते हैं और बाद वाले एलिमेंट्स हम नहीं फेच कर पाते हैं एपीआई के थ्रू। तो देखो उसका रीज़न ये है कि आप जब विजेट यूज़ करते हो तो विजेट आप लगाते हो लिस्ट व्यू बिल्डर, आपको उसके लिए चाहिए स्ट्रीम, क्योंकि ये एक साथ तो लोड होता नहीं है, ये डिपेंड होता है आपके इंटरनेट पर। कितना ज़्यादा इंटरनेट आपका फास्ट है उतनी ही ज़्यादा वो डेटा को फेच करेगा। अगर इंटरनेट स्लो है तो उसकी रेट भी स्लो होगी और फेच भी वो कम एलिमेंट को कर पाएगा। इसलिए हम यूज़ करते हैं स्ट्रीम का। तो स्ट्रीम में क्या होता है, जितना डेटा आता जाता है उतना आपको स्क्रीन पर दिखता जाता है। इसे बोलते हैं स्ट्रीम व्यू बिल्डर। अभी हम उसका यूज़ करेंगे। तो देखो अब इतना तो हो गया, अब हमें क्या देखना है कि हम इसको पार्स करके अपने कोड में कैसे लाएंगे। हमें बस इस एपीआई को फेच करना है। अब आप देखो ये एक HTTP एड्रेस है, ये एक्चुअली में एक एपीआई है, जिस एपीआई को हम जब कॉल करेंगे तो हमें यही सारा डेटा एज एन स्ट्रिंग वहाँ पर मिल जाएगा। तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने कोड में इस एपीआई को कॉल करें ताकि वो सारा जो डेटा है वो हमें मिल जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखो ये वेबसाइट है pub.dev। इसमें क्या होता है कि हमें सारे पैकेज मिल जाते हैं, हमें जो भी चीज़ें यूज़ करनी होती है उसके बने बनाए यहाँ पर हमको पैकेज मिल जाते हैं। तो हम यहाँ पर सर्च करते हैं HTTP और ये पैकेज आ गया हमारे पास HTTP का। देखिए यहाँ पर जितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी होगी, जितने ज़्यादा पॉप पॉइंट होंगे और जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है पैकेज उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो एक तो ये हो गया हमारे पास HTTP, और एक और पैकेज होता है DO जिसका नाम होता है। अब देखो ये रहा हमारा HTTP पैकेज और ये रहा हमारा DO पैकेज। अब DO पैकेज भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वो इसलिए कि इसमें फंक्शनैलिटी हमें बहुत सारी मिल जाती हैं। अगर इंटरनेट कनेक्शन आपका रुक जाता है, रिकनेक्ट होता है या कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वो सारी चीज़ें ये हैंडल कर लेता है। उतनी ज़्यादा फंक्शनैलिटी हमें HTTP पैकेज में नहीं मिलती है, बट हम यूज़ करेंगे HTTP का भी, DO का भी, लेकिन अभी बेसिक चीज़ के लिए यूज़ करेंगे ताकि आप उससे हेड स्टार्ट कर पाएँ। और बाकी की चीज़ें हम अभी एडवांस लेवल में इसमें तो डिस्कस नहीं करेंगे, किसी और कोर्स में किसी और वीडियो में हम उनकी भी बात कर लेंगे। तो अभी स्टार्ट करने के लिए हम अपने इस वाले डेटा को, बिल्कुल सिंपल डेटा को, बिल्कुल सिंपल दोनों पैकेज से फेच करेंगे। अब आपको अगर इसको यूज़ करना है तो देखो आप कैसे करोगे। तो देखो हम जाएंगे इसके इंस्टॉलिंग टैब में जाकर, वहाँ पे हमें पता चलेगा कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो देखो इन्होंने बताया कि बस इस चीज़ को अपनी डिपेंडेंसी में ऐड करना है। तो हम यहाँ से करते हैं कॉपी। तो यहाँ से हम फाइल्स खोलेंगे, फाइल्स में जाएंगे हम pubspec.yaml में, ये रही, और इसके अंदर हम जाएंगे डिपेंडेंसीज वाले सेक्शन में। ये पूरी डिपेंडेंसीज ही है, तो हम क्यूपर्टिनो आइकन के नीचे इसे पेस्ट कर देते हैं। अब हमें कुछ नहीं करना, सिंपली हम Ctrl+S दबा करके सेव करेंगे और ये pubget होने लगेगा। और उसके बाद हमें जिस फाइल में यूज़ करना है उसमें हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। हमें यहाँ पर मान लीजिए यूज़ करना है tiles.dart में, तो हम इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। कुछ नहीं करना था, ये सिंपली इसी तरीके से इंपोर्ट हो गया है। अब आ जाते हैं हम DO वाला भी साथ के साथ ही इंपोर्ट कर लाते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया हमारे HTTP की बात। और अब आ जाते हैं DO में। तो DO में भी सेम प्रोसेस है, हम इंस्टॉलिंग में जाएंगे और इंस्टॉलिंग में जाकर ये देखो आप, इसकी डिपेंडेंसी है, इसे हम करेंगे कॉपी और यहाँ पर जा करके हम इसको भी कर देंगे पेस्ट और फिर से सेव करेंगे, फिर pubget हो जाएगा। तो जो डिपेंडेंसीज होती है, जो इनकी फाइल्स होती है, वो उसे फेच कर लेता है पैकेज। अब ये इंपोर्ट करने को बोल रहा है, तो देखो हमें नीड नहीं है सब कुछ करने की, लेकिन हमें क्योंकि ये देखना है कि हम दोनों को कैसे यूज़ करें, इसलिए हम यहाँ पर ले आते हैं। हम सिर्फ वही कर रहे हैं जो जो वहाँ पर लिखा हुआ है, हम कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से अपन चल रहे हैं कि मान लो हमें नहीं आता है, जिसे नहीं आता होगा वो किस तरह से करेगा। अब DO का देखो एग्जाम्पल खोल लेते हैं यहाँ पर। तो एग्जाम्पल में दिया हुआ कुछ इस तरह से काम करता है। फर्स्ट लाइन हमें इसे इंपोर्ट करना है, कोई बात नहीं, इंपोर्ट तो हमने कर दिया। ये देखो आप मेन फंक्शन जो अपना वॉइड मेन होता है, ठीक उसी तरह से इसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि हमें कॉल करना है, हमें पता है हम कहाँ से कॉल करेंगे। अब ये async है और वेरिएबल है, अवेट लगा है, ये सब चीज़ें क्या है, बिल्कुल छोड़ो, कुछ भी मत देखो, बस इतना कॉपी करो। और देखो इसे हम कहाँ रखेंगे, ये होती है स्टेट। अपनी ऐप की जो स्क्रीन, जो पेज हम खोलते हैं, उसके बनने से लेके उसके ख़त्म होने तक सारा काम इसी का होता है।
तो यहाँ पर हम इसे सिंपली पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमें एक मेथड बनाना है जिसका हमें कुछ नाम रखना है। तो हम इसका नाम रख देते हैं गेट डेटा। हम इसमें डीओ लगा देते हैं नाम में, गेट डीओ डेटा, क्योंकि हम दोनों पैकेज को इंपोर्ट कर रहे हैं, HTTP को भी और डीओ को भी। तो देखो ये यहाँ पर एक URL दिया हुआ है, इसे हमें चेंज करना पड़ेगा। अभी इसे कुछ भी नहीं करते हैं, अब चलते हैं HTTP वाले में। HTTP में आ गए, यहाँ पर भी एग्जाम्पल दिया हुआ है और इसका एग्जाम्पल देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। तो इसमें देखो ऊपर क्या दिया हुआ है, डार्ट कन्वर्ट की हमें इसमें नीड पड़ेगी, ठीक है। और HTTP को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हमने HTTP को तो इंपोर्ट कर रखा है, बट ये डार्ट कन्वर्ट को हमने इंपोर्ट नहीं कर रखा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसे भी इंपोर्ट कर ही लेते हैं। तो लिखेंगे इंपोर्ट और कन्वर्ट। तो ये डार्ट कन्वर्ट आ गया, हमने इसको भी इंपोर्ट कर दिया है। ये रिस्पॉन्स में देखिए रेड लाइन दिखा रहा है। तो इसको अगर कोई भी आपके प्रोग्राम में एरर आ रहा होगा तो आप बस उस पर ऐसे होवर करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरी थ्योरी लिख के आ जाएगी क्या प्रॉब्लम है। तो देखो इसकी मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम इसकी यही है कि ये जो रिस्पॉन्स डॉट डार्ट वाला पेज है इसमें भी रिस्पॉन्स होता है एक ऑब्जेक्ट, और जो ये है इसमें भी एक ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्स होता है। तो अब ये संशय में पड़ गया कि हम कौन वाला रिस्पॉन्स यूज करें, ये वाला रिस्पॉन्स या वो वाला रिस्पॉन्स। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक पैकेज को हम कमेंट कर देते हैं। अब देखो इसकी दुविधा सारी दूर हो गई है। अब जब हमने इसको हटा ही दिया, इसको हमने कमेंट कर ही दिया है HTTP वाले पैकेज को, तो पहले हम पूरा DO को यूज करके देख लेते हैं, फिर हम HTTP पे बाद में आ जाएंगे, तब HTTP को अनकमेंट कर देंगे और DO को कमेंट कर देंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, बस इतना ही ब्लॉक है इसका और इतने से ही ये सब कुछ कर रहा है। मेन जो फोकस पॉइंट है वो है ये, यहाँ पर URL दे रखा है। तो URL हम दे रहे हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। URL हम कौन सा देंगे इसमें, तो URL हम ये देंगे जो हमने डेटा का यहाँ पर खोल रखा था, इसे हम करेंगे कॉपी। यहाँ पर हमको इसी तरह का डेटा मिलने वाला है, तो अभी हम इस पे बाद में आएंगे कि कैसे हम एक्सेस करेंगे। और यहाँ पर हम उसको कर देंगे पेस्ट। तो यहाँ से हमारा वो डेटा फेच होकर के आएगा, लेकिन डेटा हमारा फेच होकर के आएगा कब। अब देखो स्टेटलेस विजेट क्या होता है और स्टेटफुल विजेट क्या होता है। तो यहाँ पर ये हमारे पास है स्टेटफुल विजेट। हमने इसको स्टेटफुल क्यों बनाया, हमने इसको स्टेटफुल विजेट इसलिए बनाया था क्योंकि इसके अंदर जो भी कंटेंट होने वाला है वो हमेशा एक सा नहीं रहना है, वो बदल जाना है कंटेंट। और हम स्टेटलेस विजेट कब बनाते हैं, जब हमें स्क्रीन में पता होता है कि कुछ भी बदलना नहीं है, तो हम तब बनाते हैं स्टेटलेस विजेट। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ सकते हो जाकर। जैसे आप ये देखो, जब हमने मेन अपना प्रोग्राम बनाया था मेन डॉट डार्ट, तो वहां पर हमने जब माई ऐप एक विजेट बनाया था, वहां पे हमने स्टेटलेस विजेट बनाया था। तो ये स्टेटलेस हमने क्यों बनाया था, क्योंकि हमें कुछ भी करना नहीं था, सिर्फ बॉडी डिसाइड करनी थी, और बॉडी हो गई हमारी टाइल्स। तो टाइल्स वाला पेज इसके बाद लोड हो जाएगा। तो जो अपने टाइल्स वाले पेज का रैपर है, पेरेंट है, वो पेरेंट है अपना माई ऐप विजेट, जो कि खुद एक स्टेटलेस विजेट है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी काम नहीं होना है। काम सारा होना है वो जब इसके थ्रू होकर अपना प्रोग्राम यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर रखा हुआ है कि स्टेटफुल विजेट, स्टेटफुल विजेट के अंदर काम होगा। अब इन चीज़ों को अभी हम रोक देते हैं। पहले बात करेंगे कि अब स्टेटलेस क्या होता है, स्टेटफुल क्या होता है, उसके बाद ही हम आगे चलेंगे। तो ठीक है, अब देखो स्टेटफुल विजेट में हमारे पास स्टेट्स होती हैं अलग अलग। स्टेटलेस है जिसकी कोई स्टेट ही नहीं है, उसकी तो क्या ही बात करनी। लेकिन जो स्टेटफुल है उसमें 3 स्टेट हम काम में लेते हैं। एक होती है इनिट स्टेट, जब हम इनिट लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। और कुछ लोगों के ये भी डाउट्स थे कि उनके में ये मेन्यू नहीं खुलता थोड़ा सा टाइप करने में, तो ये प्रॉब्लम है एक्सटेंशंस की। यहाँ पर आप जाओगे तो आपको एक्सटेंशंस यहाँ से उठाने पड़ेंगे। फ्लटर से रिलेटेड जो पॉपुलर एक्सटेंशंस हैं उनको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये देखिए जैसे मैंने कर रखा फ्लटर विजेट स्निपेट, और नीचे और भी कर रखे हैं ये YAML और परफेक्ट असिस्टेंट। अब देखो जो ये इनिट स्टेट होती है, इसका क्या काम होता है, ये स्टेट तब यूज होती है जब हमारा विजेट बन रहा होता है। मतलब जैसे हम माई ऐप से हो करके यहाँ पर आए हैं, तो जैसे ही माई ऐप के बाद ये स्टेट बनना स्टार्ट होगी, तब इनिट स्टेट काम में आएगा। कुछ भी स्क्रीन में नहीं आया होगा तब भी इनिट स्टेट काम कर रहा होगा। और दूसरी विजेट होती है डिस्पोज। तो डिस्पोज में क्या होता है, ये तब कॉल होती है जब हमारा विजेट स्क्रीन से हट जाता है। जब विजेट आता है तब कॉल होती है इनिट, उसके बाद कॉल होती है बिल्ड मेथड।
तो ये देखो, ये भी एक तरह की स्टेट ही है, ये मेथड है बिल्ड। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा विजेट बिल्ड। तो ये बिल्ड तब कॉल होती है, इनिट जब हो चुकी होती है, जब हमारी स्टेट बन चुकी होती है, तब ये बिल्ड कॉल होती है और स्क्रीन पे हमको चीज़ें दिखना स्टार्ट होती हैं। और जैसे ही हम स्क्रीन से बाहर जाते हैं, हम उस विजेट को क्लोज करते हैं, तब हमारी कॉल होती है, वो होती है डिस्पोज। तो डिस्पोज को हम तब कॉल करते हैं जब हमने कोई सर्विस बना रखी होती है अपनी ऐप की स्क्रीन के अंदर, और उस स्क्रीन से जब हम बाहर जाते हैं तो हमें उस सर्विस को बंद कर देना चाहिए होता है, अदरवाइज ये मेमोरी लीक्स होती हैं। तो अभी हम कुछ भी इस तरह का यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज हमें फ़ोन में वो ऐप्स डालना जो मेमोरी लीक करती हैं, ये एक बहुत सीरियस इशू हो जाता है। तो इसलिए अभी हम इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो जब हम वो चीज़ें करेंगे तब ध्यान दे लेंगे। अब ये मैंने अभी इसलिए बताया आपको क्योंकि हमें काम था इनिट स्टेट का और बिल्ड मेथड का। तो देखो बिल्ड मेथड क्या है, हम जितनी बार भी हॉट रीलोड करेंगे, ये बिल्ड मेथड ही कॉल होगा। हॉट रीलोड करने पर ये इनिट स्टेट कॉल नहीं होगी। तो इनिट स्टेट कॉल तभी होगी जब हम ये विजेट बिल्ड होगा, और यहाँ पर हम वही चीज़ लिखेंगे जो हमें तब कॉल करनी है जब हमारा ये पेज बिल्ड हो रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि हॉट रीलोड होने से ही काम हो जाए, तो इसके लिए मैं यहाँ पर बिल्ड मेथड में ही इसको कॉल करूँगा इस तरह से। तो जितनी बार भी मैं रीलोड करूँगा उतनी बार ये डेटा यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, ये रिस्पॉन्स डॉट डेटा है, हमें इसको देखना है कि ये किस टाइप का डेटा होता है। हम इसको प्रिंट करके सबसे पहले देख लेते हैं कि ये कैसा काम कर रहा है। अब देखो, क्योंकि हमने इस मेथड को यहाँ पर कॉल कर दिया है, तो एक बार हम इसे रन कर देते हैं। क्रोम पे ही रन कर देंगे अभी। ये एक एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट आया लिस्ट के 0 इंडेक्स का एलिमेंट जो हमने प्रिंट किया था। अब हम यहाँ पर जितनी भी बार रीलोड करेंगे उतनी बार यही हमारे पास एक ही लाइन प्रिंट होकर के आ जाएगी, और इसे हम कंपेयर भी कर सकते हैं। आप अगर देखो, ये देखिए, अब अगर आप देखो तो ये जो चीज़ है टाइटल, जिस भी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, सेम ही चीज़ हमें वहाँ पर देखने को मिल जाएगी फर्स्ट वाले का टाइटल। तो इसका मतलब क्लियर है कि हमें एक लिस्ट ही मिल रही है, उसी लिस्ट को हम एलिमेंट बेस पे यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये जो रिस्पॉन्स है ये एक लिस्ट के फॉर्म में है, फर्स्ट एलिमेंट हमने एक्सेस कर लिया था इसके थ्रू। अब उसके अंदर हमें अगर ये करना है एल्बम आईडी या टाइटल निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैप वाला काम करना पड़ेगा। तो देखो, ये लिस्ट के अंदर से एक्सेस करने का होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने इंडेक्स लिख दिया तो हम उसको एक्सेस कर पाए। तो फिर देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो डेटा है इसके बाद हम एक स्क्वायर ब्रैकेट और लगाएंगे और अंदर हम वो की पेस्ट कर देंगे जो की हमको वैल्यू चाहिए। तो सेम मैप वाले तरीके से उसमें काम हो रहा है। अब हम इसको पहले सेव कर देते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर रीलोड करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो हमें वही टाइटल यहाँ पर आकर के मिल गया है, और कोई भी डेटा यहाँ प्रिंट नहीं हुआ है क्योंकि हमें सिर्फ उसे ही एक्सेस करना था। तो इसी तरीके से ये चीज़ काम करती है। ये हो गई डीओ की बात, और अब कर लेते हैं एचटीटीपी की बात। तो देखो, अब अगर हमें एचटीटीपी के लिए काम करना होगा यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ऊपर, और इस फंक्शन का नाम हम दे देते हैं एचटीटीपी। ये एचटीटीपी दे दिया, और डीओ की जगह पर हम लिख देते हैं एचटीटीपी। अब देखो यहाँ पर भी ऐसा ही दिया हुआ है, एचटीटीपी करके गेट यूआरएल। यूआरएल को इन्होंने पहले डिक्लेयर किया है, जो हम नहीं कर रहे हैं तो हम यहाँ पर कर देंगे। ठीक है। अब देखो, इसे प्रॉब्लम बता रहा है, ये इसलिए आ रही है क्योंकि आप जब यहाँ पर देखोगे तो इनके पास एक एचटीटीपी नेम डिफाइंड था, जिसे इन्होंने यहाँ पर यूज़ कर लिया एचटीटीपी में। तो ये एक तरह की अलाइजिंग बोली जाती है। तो इसे कर देते हैं हम अनकमेंट, और यहाँ पर हम लिख देते हैं एज HTTP। तो HTTP कह करके हम इस पैकेज को कॉल करेंगे। तो अब यहाँ पर एरर चली जानी चाहिए। अब देखो क्या बता रहा है, रिस्पॉन्स कांट बी असाइन टू अ वेरिएबल ऑफ टाइप रिस्पॉन्स डायनेमिक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे सही तरीका जो हमें पता है, पहले तो हम ये ऊपर वाले को हटा देते हैं लाइन को, इसका हमें यूज़ नहीं है क्योंकि ये डीओ को डिक्लेयर कर रहा था और हमें चाहिए था HTTP। तो यहाँ पर देखो, इसके लिए हम करेंगे रिस्पॉन्स की जगह पर हम सिर्फ वेरिएबल लिख देंगे। तो जब हमने वेरिएबल यहाँ पर लिखा, तो यहाँ पर आप देखो अब ये एरर चली गई है, पर ये रिस्पॉन्स अभी भी रिस्पॉन्स है। ऐसा कैसे है, तो इसके बाद जब हम इसमें रिस्पॉन्स लिखेंगे
तब आप देखो ये आ गया HTTP डॉट रिस्पॉन्स। तो ये HTTP पैकेज का रिस्पॉन्स जो है वही इसे स्टोर कर रहा है, और अब ये चीज़ें इसमें नहीं चलेंगी क्योंकि इसे अब ये गलत बता रहा है। DO में होता है डेटा, इसमें होती है बॉडी। अब ये मुझे कैसे पता चला, तो जब हम इस पैकेज में जाते हैं, यहाँ पर आप देखोगे ये लिखा हुआ रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। इसका मतलब है कि हम इसमें बॉडी को एक्सेस करते हैं, और साथ में लिखा हुआ कन्वर्ट डॉट जेसन डिकोड। देखो जेसन डिकोड किया हुआ है, DO पैकेज से हमको डिकोड होकर के मिल जाता और इसमें डिकोड किया हुआ है। तो हम इसे बिल्कुल इसी तरह से करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, URL को तो हमने यहाँ से गेट कर लिया, अब उसके बाद हम ये पूरा उठा के यहाँ से वहाँ पर कॉपी कर देते हैं। यहाँ पर हम प्रिंट कर रहे हैं कि आइटम काउंट कितना है और रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड। तो अगर स्टेटस कोड 200 होगा, 200 का मतलब हमारा डेटा सक्सेसफुली फेच हो रहा है, कनेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है API में। सो वीडियो हमारी ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो अब हम डायरेक्ट आते हैं उसी चीज़ पर जिसके लिए ये वीडियो बनी है, फ्यूचर एसिंक अवेट के ऊपर। बस केवल हम इसे प्रिंट करके देख लेते हैं जो चीज़ हम इससे निकाल रहे थे डेटा। बट इस बार हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ पर कोई भी बॉडी डेटा नहीं होता है, यहाँ पर बॉडी होती है, और वो बॉडी जेसन डिकोड हो करके यहाँ पर हमारे पास जेसन रिस्पॉन्स के रूप में आ गई है। तो हम रिस्पॉन्स की जगह पर पूरा लिख देंगे जेसन रिस्पॉन्स। क्रोम पर दोबारा इसे रन किया है, देखिए ये इतना हो गया लोड, और उसके बाद ये इस साइड एरर आ रही है। तो एरर को देखने का तरीका यही होता है कि जहाँ पर ये रेड लाइन होती है, जहाँ पर हमें इंस्ट्रक्शन दिया होता है हॉट रीलोड और हॉट रीस्टार्ट का, उसी के ठीक नीचे एरर वाली लाइन होती है। तो हमें इसकी पहली लाइन को बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि इसमें लिखा है एक्सपेक्टेड अ वैल्यू ऑफ टाइप इंट बट गॉट वन ऑफ टाइप स्ट्रिंग। तो ये जो इशू है, इसका मतलब है कि इसको चाहिए थी कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू और मिली है इसको कोई स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू। और ये चीज़ तभी हुई है जब हमने इसे इंक्लूड किया है HTTP वाले पैकेज को। और उसके नीचे हमें देखना चाहिए कि क्या कोई ऐसी फाइल का नाम लिखा है जो हमने खुद यहाँ पर बनाई हो, जिस तरह से ऊपर हमने फाइल्स बनाई हैं। बट यहाँ पर उस तरह की कोई भी फाइल नहीं, यहाँ सारी सिस्टम डिफ़ॉल्ट वाली फाइल हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वो ढूंढना शुरू करेंगे जहाँ पर ये स्ट्रिंग मिल रहा हो इसको, लेकिन एक्सपेक्टेड हो इंट। तो देखो मुझे तो पता है कि सीधा सीधा प्रॉब्लम यही है। पहली बात तो इसी ब्लॉक के अंदर होगी, क्योंकि जब हमने इसे ऐड किया तभी ये एरर आई है। और दूसरी बात कि ये जो ये वाली लाइन है ना, इसमें ही होगी, क्योंकि ये आइटम काउंट है। हम क्या करेंगे, हम इस लाइन को कर देंगे कमेंट। अब इसे एकदम फाइन वर्क करना चाहिए। तो फिर से हम रीलोड करेंगे जा करके, और अब की बार ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको और आसानी से दिखे। तो ये हमारे पास वही लाइन आ गई जो अभी तक हम प्रिंट कर रहे थे, फर्स्ट वाली एलिमेंट का टाइटल। तो इसी तरह से ये काम करता है। ये बात हो गई हमारे पास HTTP और DO पैकेज के यूजेज की। तो इसको आप यूज़ करेंगे, और एक असाइनमेंट भी आपको देना है इससे रिलेटेड, तो वो अभी मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। अब देखो मेन फोकस हमें देना है अवेट, एसिंक और फ्यूचर पर। तो देखो अवेट का क्या रोल होता है कि ये जो अवेट लिखा हुआ है, जिस लाइन के आगे ये लिखा है, वो लाइन जैसे ही आएगी एग्जीक्यूट होने के लिए, तो जो इधर वाला सेक्शन है, जब तक उससे कुछ रिटर्न मिल नहीं जाएगा, हमको कुछ आउटपुट नहीं निकल के आ जाएगा, तब तक वो इधर वाले पार्ट में स्टोर नहीं होगा। और जब तक उसमें स्टोर नहीं होगा तब तक कोई भी आगे की लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो ये काम होता है अवेट का। अवेट मानो सिंपली कह रहा हो कि आप रुको तब तक जब तक ये काम पूरा ना हो जाए। जब ये काम पूरा हो जाएगा तभी आपको आगे का काम करना होगा। अब क्योंकि हम यहाँ पे अवेट को लगा रहे हैं, तो हमें यहाँ पे एसिंक मेथड को लगाना पड़ेगा। तो एसिंक का मतलब ही यही है कि जो सारे टास्क होते हैं वो सारे सिंक्रोनस टास्क होते हैं, यूजुअली जितने भी टास्क परफॉर्म होते हैं हमारी प्रोग्रामिंग में। लेकिन जब हम कहीं बाहर से कनेक्टिविटी करते हैं या API कॉल करते हैं, या कोई बड़ा टास्क परफॉर्म करना होता है जिसके आउटपुट में टाइम निकलना होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम असिंक्रोनस फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो उस असिंक्रोनस को रिप्रेजेंट करने के लिए एसिंक वर्ड का यूज़ होता है। एसिंक सिंपली यही बताता है कि ये जो परफॉर्म होने वाला प्रोग्राम, ये एक असिंक्रोनस टास्क है, तो इसको होने में टाइम लगेगा, और ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि कितना टाइम लगेगा।
वो डिपेंड करता है इस अवेट पे। देखो ये जो हम यहाँ से अगर अवेट को हटा दें तो एक तरह से ये एरर देगा, क्योंकि इसका आउटपुट तुरंत नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसे फ्यूचर बना सकते हैं। और ये फ्यूचर किस टाइप का होने वाला है, ये फ्यूचर होने वाला है HTTP रिस्पॉन्स टाइप का। अब आप देखो तो यहाँ पर एरर चली गई है। अब हम इस रिस्पॉन्स को प्रिंट करेंगे। अब आप देखो, अब हम इसे रीलोड करते हैं। इसने आउटपुट दिया है इंस्टेंस ऑफ फ्यूचर रिस्पॉन्स। अभी तक तो हमें आउटपुट थोड़ा सा रुकने के बाद मिल रहा था, वो बाद में इसलिए मिल रहा था क्योंकि जब API कॉल होके आ जाता था आउटपुट, तब जाके हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स मिलता था। लेकिन अब क्योंकि ये यहाँ से अवेट कर ही नहीं रहा है, वेट इसको करना ही नहीं है, तो जो पहले से ही था वही उसने रिस्पॉन्स में दे दिया है। बट ये आउटपुट नहीं है, ये बता रहा है कि इंस्टेंस ऑफ फ्यूचर रिस्पॉन्स। तो जब मैं जावा स्क्रिप्ट पे काम करता था तो वहाँ पर एक वर्ड होता था प्रॉमिस, जो कि इसका ज़्यादा डिजर्विंग वर्ड मुझे लगता है, क्योंकि ये एक तरह का प्रॉमिस ही है। प्रॉमिस का मतलब है कि आज इसमें कोई वैल्यू नहीं है, पर ये प्रॉमिस कर सकता है कि इन फ्यूचर इसके अंदर कुछ ना कुछ डेटा आएगा और उसे आप यूज़ कर सकते हो। तो ये जो फ्यूचर होता है ये एक तरह का प्रॉमिस ही है। डार्ट की लैंग्वेज में से फ्यूचर बोला जाता है। फ्यूचर भी कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि ये फ्यूचर में कुछ रिस्पॉन्स देगा, अभी इसका रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं है। इट इज़ जस्ट अ इंस्टेंस फॉर नाउ। सो ये बात हो गई हमारे अवेट की, एसिंक की और फ्यूचर की। इसमें हमने समझ लिया कि फ्यूचर क्या होता है, एसिंक क्या होता है, अवेट क्या होता है, और हमने ये भी देखा है कि HTTP पैकेज कैसे काम करता है, और हमने ये भी देखा है कि HTTP कैसे काम करता है और DO पैकेज कैसे काम करता है। लेकिन अब आपके लिए एक असाइनमेंट है। तो असाइनमेंट देखो क्या है। तो मैं जिस शॉर्टकट की बात आपसे स्टार्टिंग में ही कर रहा था वो ये था कि ये इजी डेटा था, तो इसे तो हम एक्सेस कर पा रहे थे, और ये कॉम्प्लेक्स डेटा है तो इसे हम एक्सेस अभी नहीं कर पाएंगे। इसे एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिस्ट के अंदर मैप के अंदर मैप के अंदर मैप की वैल्यू हमें उसी तरीके से देनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम इसे चाहें कि कंस्ट्रक्टर में, क्लासेस में, ऑब्जेक्ट्स में इसे हम यूज़ कर लें उस तरह से बना करके, तो ये एक मॉडल कहलाता है, जिसे हमने लास्ट वीडियो में ऑब्जेक्ट कह के भी रिप्रेजेंट किया था। तो अगर हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो देखो क्या होता है, एक होता है हमारे पास वेबसाइट है, उसको आप यूज़ कर सकते हो, उसका नाम होता है QuickType.io। मैं उसी को खोल कर आपको बताता हूँ। तो ये वेबसाइट है हमारे पास QuickType.io। ये क्या करती है, आप जैसा भी इसके अंदर डेटा रखोगे ये उसकी कंस्ट्रक्टर, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स आपको बना करके दे देती है। तो इस पर आप जनरेट कोड नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कुछ डेटा पड़ा हुआ है। हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। फिर हम अपना वो वाला डेटा लेकर के आएंगे कॉपी करके, और इसमें हम उसे पेस्ट कर देंगे। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो नाम है आपको किस नाम का कंस्ट्रक्टर बनाना है, और यहाँ पर आपको देखना है कि ये डार्ट लैंग्वेज ही सिलेक्ट हो, क्योंकि हमें डार्ट में यूज़ करना है। तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे और अपने कोड पर जाएंगे। वापस से कोड में जा कर के हम एक नई फाइल बनाएंगे, वहाँ पर इसे हम पेस्ट कर देंगे। तो ये जब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा पेस्ट होकर के, और ये इंस्ट्रक्शन दिया इसे यूज़ करने का, तो इसके बारे में आपको असाइनमेंट के तौर पर सर्च करके आना है और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी है। तो ये काम आपको करना है। ज़्यादा हेल्प लेनी है उसमें डॉक्यूमेंटेशन की, और कम से कम हेल्प लेनी है आपको यूट्यूब वीडियोस की। बाकी नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में मैं आपको ये चीज़ पूरी क्लियर करके बताने वाला हूँ किस तरह से कॉल करना है, किस तरह से यूज़ करना है। तब तक के लिए आपको थोड़े बहुत हाथ पैर मारने हैं इसमें। तो आज की वीडियो को रखते हैं बस यहीं तक, मिलते हैं सीधे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।